नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मित्रों, हमने तीसरी यूनिट को शुरू कर लिया था। उसके अंदर हमने व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमने पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी, जो उसी व्यक्तिगत भिन्नता से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी इसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। और ये शब्द आया कहां से, तो थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि मनोविज्ञान हमारा कहां से आया था। देखिए, मनोविज्ञान कोई भारतीयों की देन नहीं है, मनोविज्ञान हमारे पश्चिमी देशों की देन है, यानी कि हमारे यूनान की देन है। यानी कि यूनान के दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने ही क्या है मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। और यूनान से जितने भी मनोविज्ञान में सिद्धांत हुए थे वो यूनान से हमें प्राप्त हुए थे। तो इसलिए ये जो शब्द है व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी, जो शब्द है हमारा, वो भी हमें कहां से प्राप्त हुआ था, यूनान से प्राप्त हुआ था। देखिए, इस पर्सनैलिटी शब्द है जो इंग्लिश भाषा का शब्द है। पर्सनैलिटी क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी कहा जाता है। और लैटिन भाषा में इसी शब्द को पर्सोना कहा जाता है। यानी कि देखिए, पर्सोना इसे लैटिन भाषा का जो नाम है इसका वो पर्सोना है। और पर्सोना को क्या कहा जाता है लैटिन भाषा में, इसी का पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या मास्क, या होता है मास्क। पर्सोना को क्या कहा जाता है, मुखौटा या मास्क कहा जाता है। अब देखिए, पर्सोना जो था वो यूनान की एक कहानी है। यूनान के अंदर क्या होता था कि पश्चिमी देशों के अंदर कुछ लोग, गांव के कुछ लोग मिलकर नुक्कड़ नाटक किया करते थे, या चौराहे पर बैठकर या फिर एक नाटक को आयोजित किया करते थे। उस नाटक के आयोजन के अंदर वो एक इस तरह का एक मुखौटा यूज किया करते थे, एक चेहरे पर एक मुखौटा पहन लेते थे, जिसे उनको यूनानी लोग क्या कहते थे, पर्सोना कहते थे। और पर्सोना से ही क्या बना, फिर आगे पर्सनैलिटी बना। और पर्सनैलिटी शब्द हमें व्यक्तित्व एक शब्द प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए इस व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा और प्राचीन युग में जाएं, प्राचीन समय के अंदर अगर हम जाएं तो व्यक्तित्व के अंदर दो चीजें नोटिस की जाती थी। व्यक्तित्व में दो चीजें नोटिस की जाती थी। एक तो आता था इसका बाह्य रूप, यानी व्यक्ति का बाह्य रूप। ठीक है, एक उसकी शरीर रचना को अहमियत दी जाती थी, एक शरीर रचना को। अगर हम आज हमारे आधुनिक युग की बात करें, हमारे वर्तमान युग की बात करें, तो वर्तमान युग के अंदर व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य, देखिए व्यक्ति के आंतरिक और दूसरा बाह्य रूप, दोनों को देखा जाता है। प्राचीन युग में व्यक्ति का क्या है, बाहर का शरीर देखा जाता था कि वो हष्ट पुष्ट है, ये है, तो इसलिए वो व्यक्ति अच्छा है। परंतु आज के टाइम के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति का आंतरिक रूप भी देखा जाता है कि उसके अंदर सोचने की जो उसकी थॉट है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो किस प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी को रखता है। एक व्यक्ति का हर तरीके से उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई प्राचीन युग। अब अगर हम बात करें व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व के अंदर दो शब्द जुड़े होते हैं। देखिए, व्यक्ति प्लस तत्व, व्यक्ति प्लस तत्व। अब देखिए, व्यक्ति का अर्थ होता है एक पर्सन या कोई एक व्यक्ति, परंतु तत्व का अर्थ होता है कारक, यानी व्यक्ति के अंदर कारक होते हैं छिपे हुए। वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं कारक, कोई व्यक्ति में नकारात्मक कारक भी हो सकते हैं, और व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, सकारात्मक कारक। यानी व्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक कारकों से बनी हुई एक पूरी बॉडी है। यानी कि व्यक्ति के अंदर तत्व है, तत्व का मतलब होगा कारक, और कारक का मतलब उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के कारक होते हैं। ठीक है, ये तो बात हमारी हुई इस व्यक्तित्व शब्द की। अब हम बात करेंगे कुछ व्यक्तित्व की परिभाषाओं की। देखिए, व्यक्तित्व की परिभाषा के अंदर देखिए, सबसे पहले हम परिभाषाओं की बात करेंगे कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी परिभाषा दी। तो सबसे हम बात पहले करेंगे जेबी गिलफोर्ड की। जेबी गिलफोर्ड, देखिए जेबी गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी। जेबी गिलफोर्ड ने परिभाषा दी, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है।
व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी थी? जेबी गिलफोर्ड ने दी थी। जेबी गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के गुणों का, उसके गुण कौन कौन से, उसके शारीरिक गुण, उसके मानसिक गुण, उसके संज्ञानात्मक गुण, और इन सभी गुणों का क्या होता है, एक समन्वित रूप होता है जिसके अंदर वो एक अहम भूमिका निभाते हैं वो गुण उसके व्यक्तित्व के अंदर। ठीक है, दूसरी हम परिभाषा की अगर हम बात करें तो दूसरी जो हमारी परिभाषा है वो विलियम वुडवर्थ की है। विलियम वुडवर्थ। ठीक है, विलियम वुडवर्थ ने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की क्या है? समग्र विशेषता है। समग्र का अर्थ यानी संपूर्ण विशेषता है, यानी व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसका व्यवहार उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसके व्यक्तित्व को दिखाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करेगा। अब आगे बात करेंगे हम तीसरी परिभाषा की, तो वो है परिभाषा वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन ने अपनी परिभाषा के अंदर क्या कहा कि व्यक्ति व्यक्तित्व की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। चौथी हम परिभाषा की बात करें तो वो है डेसिल की परिभाषा। ठीक है, डेसिल ने अपनी परिभाषा में क्या कहा? डेसिल ने कहा कि व्यक्ति व्यक्तित्व के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। ठीक है, ये किसने कहा था? डेसिल ने कहा था। डेसिल के बाद हम अगली परिभाषा की अगर हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है हमारी, वो है ऑलपोर्ट की। इस परिभाषा को ध्यान से सुनना, ये परिभाषा बहुत बार आ चुकी है और ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इस परिभाषा के अंदर ऑलपोर्ट ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का गत्यात्मक रूप है। उन मनोदैहिकी गुणों का गत्यात्मक रूप है या संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? देखिए, इस परिभाषा को ध्यान से सुनिए। इस परिभाषा के अंदर क्या कहना चाहते हैं ऑलपोर्ट कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का गत्यात्मक रूप या रूप की जगह हम क्या लिख सकते हैं? संगठन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संगठन। कि उन मनोदैहिकी गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा के अंदर एक नया मोड़ आता है। क्या?
कब ये बात आती है 1961 की। 1961 के अंदर इस परिभाषा की क्या हुई, आलोचना हुई। इस परिभाषा की कौन सी लाइन की आलोचना हुई थी, वो ये लाइन थी, वातावरण के साथ अनूठा संबंध। वातावरण के साथ अनूठा संबंध, ये जो बात इसने ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में कही थी, इस बात की क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। इसलिए 1961 के अंदर ऑलपोर्ट ने अपनी इस परिभाषा में संशोधन करते हुए इस लाइन की जगह एक अन्य लाइन को जोड़ दिया। वो क्या थी, विशिष्ट व्यवहार व विचार स्थापित करते हैं। इस लाइन की जगह क्या जोड़ दिया गया, विशिष्ट व्यवहार व विचार। देखिए अब यह परिभाषा क्या बन जाती है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का गत्यात्मक रूप है जो विशिष्ट व्यवहार व विचार को स्थापित करते हैं। ठीक है, अब ये परिभाषा बनती है इसकी। इसलिए इसकी पहली परिभाषा जो थी वो भी हमें याद रखनी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिकी गुणों का गत्यात्मक रूप है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। वातावरण के साथ अनूठा समायोजन की जगह इसने नई लाइन दी थी 1961 के अंदर अपने संशोधन करके अपनी परिभाषा में, वो था विशिष्ट व्यवहार व विचार। बात समझ में आई? तो हमें ये दोनों परिभाषा याद रखनी है और ये परिभाषा हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है और आपको एग्जाम के अंदर मिलेगी ही, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपको ये परिभाषा जरूर मिलेगी। और बहुत बार हमारे एग्जाम के अंदर ये परिभाषा पूछी जा चुकी है कि ये परिभाषा किसकी है। ठीक है, और इसका ये भी पूछा जा सकता है कि इसने अपना संशोधन कौन से साल में किया था, तो 1961 के अंदर किया था। और संशोधन करके इसने कौन सी लाइन को जोड़ा था, तो ये जोड़ी थी विशिष्ट व्यवहार में विचार स्थापित करते हैं। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांतों के बारे में। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। देखिए व्यक्तित्व के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिस सिद्धांत का नाम आता है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या आता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया किस व्यक्ति ने था, आपने नाम सुना होगा सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड का। अब देखिए सिगमंड फ्राइड का जब हमने सामान्य परिचय किया था मनोविज्ञान का, तब हमने ये बात सुनी थी कि सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3 अवस्थाएं बताई थी। उन 3 अवस्थाओं का क्या नाम था, सबसे पहली जो अवस्था थी वो थी अचेतन मन, अचेतन मन। दूसरी जो अवस्था थी अर्धचेतन मन, और तीसरी जो इसने अवस्था बताई थी वो थी चेतन मन। अब देखिए इन 3 अवस्थाओं को महत्व दिया था इस सिगमंड फ्राइड ने और अपने इस सिद्धांत के अंदर इन्हीं 3 अवस्थाओं को रखा था। ठीक है, इसने सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि मन की 3 अवस्थाएं कौन सी है, मन की 3 अवस्था। देखिए मन की 3 अवस्था किसने बताया था, सिगमंड फ्राइड ने बताया था। उसमें अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन की बात इसने कही थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो अचेतन मन है। अब सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन जो है वो हमारे शरीर के अंदर 90% हिस्सा रखता है अपना। ठीक है, और 10% हिस्सा कौन रखता है, चेतन मन रखता है। यानी कि हमारे जितने भी हमारी सामग्री है, हमारे सोचने की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी कहाँ रहती है, अचेतन मन में रहती है। और व्यक्ति क्या होता है, वो अचेतन मन से चेतन मन में लाने के लिए प्रयासरत रहता है हमेशा अपनी हर चीज को। यानी कि पहले आप आरएस बनना चाहते थे और किसी कारण से आप आरएस नहीं बन पाए, तो वो चीज कहाँ चली गई, आपकी अचेतन मन में चली गई। परंतु अब बार बार आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उस चीज को बाहर चेतन मन में लाने की कि अब मैं कोई आरएस बन जाऊं। कि बार बार आपको ये चीजें याद आती है कि मैं आरएस बनना चाहता था परंतु मैं आरएस नहीं बन पाया।
तो ये क्या थी, आपकी बात कहाँ चली गई है, अचेतन मन, यानी कि हमारे व्यवहार के अंदर जितनी भी चीजें हम सोचते हैं वो चीजें आखिर में कहाँ चली जाती है, हमारे अचेतन मन में चली जाती है। यानी कि अचेतन मन का हिस्सा जो है वो 90% है, और अचेतन जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, जन्मजात होता है। अचेतन जो होता है वो हमारा क्या होता है, जन्मजात होता है। और बाकी जो ये चेतन मन जो होता है वो हमारा क्या होता है, अर्जित होता है। इसे हम क्या करते हैं, जन्म लेने के बाद में क्या करते हैं, अर्जित करते हैं चेतन मन को, ठीक है। और अर्धचेतन को तो आप समझते ही हैं कि अर्धचेतन इन दोनों के बीच का हिस्सा है, यानी कि आपको कुछ याद है और कुछ नहीं याद है, यानी कि बीच का होता है, इसलिए इसको अर्धचेतन की संज्ञा दी गई है। अब बात आती है तो मन की 3 अवस्थाओं की, परंतु सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के भी 3 अंग बताए थे। व्यक्तित्व के 3 रूप बताए थे। सबसे पहला इसने जो रूप बताया था वो क्या था, इड। क्या था, इड। क्या था पहला, इड। इड को क्या कहते हैं हम, ईदम। दूसरा इसने बताया था ईगो। ईगो को क्या कहते हैं हम, अहम। और तीसरा इसने बताया था सुपर ईगो, जिसे हम कहते हैं परम अहम। अब इन तीनों को समझिए कि ये तीनों क्या होते हैं। इसने व्यक्तित्व के 3 रूप बताए थे कि व्यक्ति के अंदर ये तीनों रूप पाए जाते हैं। उसके अंदर इड होता है, उसमें ईगो होता है, उसमें सुपर ईगो होती है। इड क्या होता है, जिसे हम इदम कहते हैं। इदम क्या होता है, व्यक्ति जितनी भी अनैतिक क्रियाओं को सोचता है या अनैतिक बातों को सोचता है वो इसके अंदर सोचता है, इड के अंदर। यानी कि अगर व्यक्ति के मन में कुछ ऐसा करने का है कि मैं कुछ गलत करके भी कुछ हासिल करूं, यानी कि व्यक्ति कहता है मैं किसी भी कीमत पे कुछ भी हासिल करता हूं, यानी कि इड के अंदर है वो, ठीक है। इड की अवस्था उसकी भी उसमें पाई जाएगी, यानी कि अनैतिक चीजें इसके अंदर पाई जाएगी, अनैतिक चीजें, ठीक है। अब ईगो की क्या होती है, ईगो के अंदर, इड के अंदर आपको गलत और सही की कोई पहचान नहीं होती है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। परंतु ईगो जो है, अहम जो है आपका, वो एक समय में आपको जाकर ये बताएगा कि आपको, आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है, ठीक है। तो ये ईगो के अंदर होता है। और सुपर ईगो जो होती है, वो सुपर ईगो क्या होती है कि व्यक्ति को एक नैतिक व्यक्ति बनाता है और एक सामाजिक व्यक्ति बनाता है सुपर ईगो, यानी कि समाज के अंदर आप सुपर ईगो के सहारे ही जी सकते हैं, ठीक है। समाज के पहलुओं को समझाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक परम अहम होना चाहिए, आपके अंदर एक सुपर ईगो होनी चाहिए। तो ये इन 3 प्रकार बताए थे, 3 रूप बताए थे व्यक्तित्व के, और सिगमंड फ्रायड ने 3 अवस्थाएं दी थी चेतन मन की। अब बात आती है, सिगमंड फ्रायड ने एक बात कही थी कि मूल प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा बल देती है। मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा बल देती है, यौन ऊर्जा बल देती है। यौन ऊर्जा बल देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, अगर आपने मनोविज्ञान को पढ़ा है तो पहले आपने ये नाम सुना होगा कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर एक शब्द दिया था जिसका नाम था लिबिडो। लिबिडो क्या होता है कि आपकी यौन ऊर्जा, यौन ऊर्जा क्या होती है, आपको बल देती है। आपकी मूल प्रवृत्ति कुछ भी करने के लिए आपको क्या करती है, बल देती है, ठीक है। और लिबिडो को और क्या कहा जाता है, मानसिक ऊर्जा का राग कहा जाता है। लिबिडो को क्या कहा जाता है, मानसिक, ये याद रखना, मानसिक ऊर्जा का राग किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानसिक ऊर्जा का राग सिगमंड फ्रायड के अनुसार किसे कहा जाता है, तो लिबिडो को कहा जाता है। लिबिडो जो है वो आपकी मानसिक ऊर्जा को क्या करती है, बल देती है। आपकी यौन ऊर्जा को क्या देती है, बल देती है। और इसी के आधार पर सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई थी। कितनी, 5 अवस्थाएं बताई थी। कौन सी, मनोलैंगिक अवस्था बताई थी। मनोलैंगिक अवस्थाएं कितनी बताई थी, 5 अवस्थाएं बताई थी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे मनोलैंगिक अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं।
अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक अवस्थाएं। देखिए, मनोलैंगिक अवस्थाएं कितने बताई थी? 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई थी। 5 लैंगिक अवस्थाओं के अंदर जो सबसे पहली अवस्था थी वो थी मुखा अवस्था। ठीक है। दूसरी जो अवस्था थी गुद्दा अवस्था। तीसरी अवस्था थी शेषना अवस्था। शेषना अवस्था के बाद में चौथी अवस्था थी आपकी अव्यक्ता अवस्था। और चौथी जो अवस्था थी जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था, जनन इंद्रिय अवस्था। ठीक है। ये 5 अवस्थाएं थी। पहले मुखावस्था, गुदावस्था, शेषनावस्था, अव्यक्तावस्था और जनन इंद्रिय अवस्था। अब देखिए मुखावस्था जो है आपकी वो 0 से लेकर 1 वर्ष तक चलती है। 0 से लेकर 1 वर्ष तक चलती है। और जो गुदावस्था है आपकी वो 1 से लेकर 3 वर्ष तक चलती है। और ये 3 से 6 वर्ष तक, और ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक, और ये 13 से 18 वर्ष तक चलती है। ठीक है। यानी कि मुखावस्था जो है हमारी 0 से 1, गुदावस्था 1 से 3 वर्ष तक, शेषनावस्था 3 से 6 वर्ष तक, और अव्यक्तावस्था 6 से 12 तक, और जननेंद्रिय अवस्था 13 से 18 वर्ष तक चलती है। अब बात आती है कि जो मुखावस्था है, मनोलैंगिक अवस्था, यानी कि हम यहाँ पे कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? लिबिडो की बात कर रहे हैं। लिबिडो का अर्थ क्या होता है? यौन ऊर्जा। यौन ऊर्जा आपको क्या देती है? बल देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? यौन ऊर्जा द्वारा जब बल दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। ठीक है। अब लिबिडो की अगर हम बात करें, यौन ऊर्जा की बात करें कि मुखावस्था के अंदर यौन ऊर्जा कहाँ पर होती है, तो यौन ऊर्जा मुख में होती है। आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि मुख्य अवस्था के अंदर यौन ऊर्जा कहाँ पर सक्रिय होती है, तो वो मुख में सक्रिय होती है, यानी कि मुखावस्था के दौरान। और गुद्दावस्था की बात करें तो गुद्दावस्था में मल मूत्र के जो मार्ग होते हैं, मल व मूत्र के मार्ग, यहाँ क्या होती है? यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है। और शेषनावस्था के अंदर जो यौन ऊर्जा हो जाती है वो हमारी सक्रिय हो जाती है। अब तक क्या थी? हमारी यौन ऊर्जा सक्रिय नहीं थी, उसका एक प्रभाव था मुखावस्था के अंदर मुख पर, और गुद्दावस्था में मल मूत्र मार्ग पर। परंतु शेषनावस्था यानी कि हमारी बाल्यावस्था का समय स्टार्ट होने वाला है, सॉरी शेषनावस्था के अंदर हमारी क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। कौन सी? यौन ऊर्जा हमारी सक्रिय हो जाती है। परंतु जैसे ही हम बाल्यावस्था या अव्यक्ता अवस्था के अंदर आते हैं, अव्यक्ता अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो हमारा बाल्यावस्था का है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि बाल्यावस्था के अंदर जो होती है, शेषावस्था में हमारी यौन ऊर्जा क्या होती है? सक्रिय होती है। परंतु बाल्यावस्था के अंदर हमारी यौन ऊर्जा क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है। परंतु जनन इंद्रिय अवस्था 13 से 18, यानी कि आप किशोरावस्था में एंटर हो चुके हो। किशोरावस्था में जाने के बाद में आपकी किशोरावस्था के अंदर जो यौन ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। और इसका जो प्रभाव है वो आपके जनन अंगों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? जनन अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जनन इंद्रिय अवस्था के अंदर 13 से 18 वर्ष के अंदर आपकी यौन ऊर्जा फिर से सक्रिय हो जाती है। और इस बार क्या होता है? इसका प्रभाव जो होता है वो जनन अंगों पर पड़ता है। तो इस प्रकार से इसने मनोलैंगिक की अवस्थाएं बताई थी, 5 अवस्थाएं बताई थी, मुखावस्था, गुदावस्था, शेषनावस्था, अव्यक्तावस्था, जननेंद्रिय अवस्था। इसके अंदर मुख पर इसका प्रभाव रहता है, मलमूत्र के मार्ग होते हैं गुदावस्था के अंदर। और शेषनावस्था में आते आते आपकी जो यौन ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। परंतु अव्यक्तावस्था के अंदर आपकी जो यौन ऊर्जा है वो सक्रिय रहती है। और लास्ट जो आपकी जनन इंद्रिय अवस्था है इसके अंदर क्या हो जाती है? फिर से सक्रिय हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या इसने मनोलैंगिक की 5 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? तो ये तो था आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे शरीर रचना के आधार पर जिन लोगों ने सिद्धांत दिया था उनकी बात करते हैं। देखिए, शरीर रचना के आधार पर दो लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करें दूसरे सिद्धांत की। वो बात है शरीर रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर दो लोगों ने सिद्धांत दिए थे। सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसका नाम था सेल्डन, और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था क्रेस्चमर। ठीक है, नाम याद रखना कि शरीर रचना के आधार पर दो व्यक्तियों ने अपने सिद्धांत दिए थे। व्यक्तित्व के देखिए, व्यक्तित्व का शरीर रचना के आधार पर सिद्धांत दो व्यक्तियों ने दिए थे, सेल्डन और क्रेस्चमर। देखिए, सेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। सबसे पहले गोलाकार, दूसरा आयताकार, और तीसरा था लंबाकार। ठीक है, सेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। ठीक है, और क्रेस्चमर ने भी 3 पार्ट बताए। सबसे पहले कृष्टकाय, और दूसरा जो इसने बताया था पुष्टकाय, और तीसरा इसने जो बताया था वो था स्थूलकाय। ये 3 प्रकार इन दोनों ने अलग अलग अपने बताए थे शरीर रचना के आधार पर। सेल्डन ने भी 3 दिए थे और क्रेस्चमर ने भी 3 दिए थे। अब जो है इन दोनों ने अपने प्रकारों के अंदर व्यक्तित्व की परिभाषाएं प्रस्तुत की थी कि गोलाकार व्यक्ति होगा वो किस तरह से होगा, आयताकार होगा तो उसमें कौन सा व्यवहार होगा, और लंबाकार होगा तो उसमें कैसा व्यवहार होगा। देखिए, गोलाकार व्यक्ति क्या होता है, वो हंसमुख होता है। किसके अनुसार? सेल्डन के अनुसार और क्रेस्चमर के अनुसार। गोलाकार व्यक्ति क्या होता है? हंसमुख होता है, परंपरावादी होता है। क्या होता है? परंपरावादी होता है। परंपरावादी के अलावा ये भोजन प्रिय और शौकीन मिजाजी होता है। भोजन प्रिय और शौकीन मिजाजी होता है। ठीक है, हंसमुख होता है, परंपरावादी होता है, भोजन प्रिय होता है और शौकीन मिजाजी होता है। अब बात करते हैं हम आयताकार व्यक्ति की। अगर व्यक्ति का शरीर आयताकार है तो वो रोमांच प्रिय होगा। क्या होगा? रोमांच प्रिय होगा। रोमांच प्रिय के अलावा ये हंसमुख, हष्टपुष्ट होगा और क्रोधी होगा। क्या होगा? हष्टपुष्ट होगा, और साथ में ये व्यक्ति क्या होगा? क्रोधी होगा। अब बात करते हैं हम लंबाकार की। अगर व्यक्ति का शरीर लंबाकार है तो वो जल्दी थकने वाले होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी थकने वाले होते हैं, यानी कि आलस्य से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये इसने बताया था कि गोलाकार व्यक्ति हंसमुख, परंपरावादी, भोजन प्रिय व शौकीन होता है, और आयताकार व्यक्ति रोमांच प्रिय, हष्टपुष्ट व क्रोधी होता है, और लंबाकार व्यक्ति जल्दी थकने वाले व आलस्य से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ये इसी के साथ में आप ये भी जोड़ सकते हो कि ये व्यक्ति क्या होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्रेस्चमर ने भी अपने कृष्णकाय के अंदर इन्हीं बातों को दोहराया, और पृष्ठकाय के अंदर इन बातों को दोहराया, और स्थूलकाय के अंदर इन्हीं बातों को दोहराया। तो इस प्रकार से शरीर रचना के आधार पर सिद्धांत दिया था सेल्डन और क्रेस्चमर ने। सेल्डन और क्रेस्चमर ने शरीर रचना के आधार पर सिद्धांत दिया था अपना व्यक्तित्व का। सेल्डन ने भी 3 प्रकार बताए थे और क्रेस्चमर ने 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कि शरीर रचना, हमने ये 2 सिद्धांत पढ़ लिए थे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और हमने पढ़ लिया था शरीर रचना के आधार पर पहला हमारा जो सिद्धांत है वो है सेल्डन और क्रेस्चमर का, उसको हमने आज पढ़ लिया था व्यक्तित्व के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और जरूर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।